चलिए बेसिक समझते हैं। हालांकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कोई भी सॉलिड जो होता है उसके सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर, और मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपस में बंधे हुए भी होते हैं। जब मैंने आपको टेंशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में जो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, किसी सॉलिड के ये मॉलिक्यूल्स हैं, हालांकि बहुत पास पास होंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मानते हैं हम, इस तरह से। बना लो बना लो। कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो उस फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। सपोज करो मैंने इसको इधर की तरफ खींचा तो ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है, ये कहलाएगा डीफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी फॉर्म को हटाती है। जब भी मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा इसके मॉलिक्यूल्स में आपस में रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो दो फोर्स काम करते हैं, एक डिफॉर्मिंग और एक रीस्टोरिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगाता है और इंटरनल जो स्प्रिंग लाइक फोर्सेस है वो लगाते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। बना लीजिए इसको। अच्छा बताइए, कोई चीज ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब है उसका रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। मोर इलास्टिक का मतलब मोर रीस्टोरिंग फोर्स। अगर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो जिसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है वो ज्यादा इलास्टिक हो गया। सिंपल सी बात है, लिखिए इस बात को। रिस्टोरिंग वैसे मेन इलास्टिसिटी का रिलेशन इससे है, और ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा लगाना पड़ता है। लिखिए इलास्टिसिटी में, लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape and size when the applied force, यानी कि deforming force, when the deforming force is removed is called elasticity। बताइए, स्टील और रबर कौन ज्यादा इलास्टिक है? ठीक है। अब मुझे बताइए, रबर में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो उसको डिफॉर्म करने के लिए भी फोर्स ज्यादा, तो रबर को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है स्टील को। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है, ध्यान रखना। स्टील में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए इट इज मोर इलास्टिक। बेवकूफ कहेंगे ना। रिस्टोरिंग फोर्स इसमें कम होता है। तो जो चीज इतनी आसानी से खिंचती नहीं है ना, समझ जाना वो ज्यादा इलास्टिक है। किसी को डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स इसीलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम होता तो इसको खींचने में कम ताकत लगानी पड़ती, सीधी सी बात है। चलिए, मैंने एक चीज को खींचा और छोड़ा, वो अपनी जगह पर आ गई, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। मैंने इसको खींचा और अपनी जगह पर नहीं आई, ये कहलाता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वापस अपनी जगह पे आना, वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा तो उसका कौन सा बिहेवियर है? प्लास्टिसिटी, ठीक है। चाहे तो लिख लें नोट करके, इफ ए बॉडी कंप्लीटली रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप, कंप्लीटली रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। ब्रेकेट में लिखना क्वार्ट्ज ग्लास होता है एक तरह का, क्वार्ट्ज ग्लास एग्जांपल। दूसरा, इफ अ बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज,
It is called perfectly plastic. For example, wet soil wax, paraffin wax. तो ये हो गया इलास्टिक और प्लास्टिक। अब लिखिए स्ट्रेस। 3 तरह का है, जिसमें से 2 तरह का सिलेबस में, तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, बट 2 मिनट लगेंगे, बता दूंगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, इसका एक और नाम है टेंसाइल। सपोज कीजिए ये कोई वायर है, इस वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, तो स्ट्रेस इज कॉल्ड एज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये कहलाता है आपका स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। हो गया। अब इस पर जब ये फोर्स लगा है तो ये खिंच गया है थोड़ा, इधर देखिए कितना खिंचा है, डेल्टा एल। तो यहां से को टर्म आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एल अपॉन एल। और आइए, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया और ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कितना छोटा हो गया? डेल्टा एल। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब पहले क्या था? डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस लगा लेते हैं, और कोई बात नहीं। तो पहला हो गया आपके पास स्ट्रेस, दूसरा हो गया स्ट्रेन। 2 तरह का, खिंच गया है तो लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल, और घुस गया है अंदर वापस से तो कंप्रेसिव। और तीसरा है जवान मॉडुलस। मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि यहां बात करेंगे तो F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये कहलाएगा आपके पास यंग्स मॉडुलस। ये हो गया आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस खत्म। ओके, वॉल्यूमेट्रिक। सपोज कीजिए ये कोई आपके पास फिगर है जिसका वॉल्यूम है V नॉट, आपने इस पर फोर्स लगाया चारों तरफ से, और ये हो गया थोड़ा सा छोटा, V हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर। लिखिए इसको, इनिशियल वॉल्यूम V कर देना और बाद में कर देना V डैश। ऐसे ही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पे एक्सपेंशन भी हो सकता है, खींच दिया आपने पकड़ करके तो डेल्टा V अपॉन V। कंप्रेशन भी हो सकता है माइनस डेल्टा V अपॉन V। ये लंबाई में चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम में हो रहा है, बाकी सब तो सेम ही है। क्या कह रहा है विष्णु? ये तो इजी है बेटा, न्यूमेरिकल जब तक नहीं करोगे ना तब तक आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा उसकी गहराई में। अब तीसरा आएगा मॉडुलस, तो इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
यानी कि प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो जनरली ये जो है फ्लूइड्स के लिए निकाला जाता है ना, ये निकाला जाता है सॉलिड के लिए, ये निकाला जाता है लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स के लिए। सीधी सी बात, फ्लूइड में क्या क्या आ जाता है, लिक्विड एंड गैस। कितना ही टाइम लगेगा, सपोज कीजिए कि ये कोई बॉडी है और यहां पर फिक्स्ड है, मैंने इस पर इधर से फोर्स लगाया जिससे ये इस तरह से डिफॉर्म हो गई और यहां से थीटा एंगल आगे खिसक गई है। बनाइए इसको। अच्छा, ये 3D होगी है ना, एक सेकंड मैं थोड़ा सा और इसको देख लूं, अगर बन जाए तो मेरे से। अबे डिफॉर्म नहीं होगा साला मेरे से। साला ठीक है, तो आपने ऐसे फोर्स लगाया इस पे, तो ये इसका एरिया था, लेंथ थी L, और जितना ये डिफॉर्म हुआ है उसको मैं कहता हूं x, और ये एंगल है थीटा। तो बेसिकली ये ऐसे से ऐसे हुआ है, बट आपको पता रहे ना कि भाई चीज क्या है, एरिया भी है इसमें। तो यहां से हम 3 चीजें पढ़ेंगे, शियर, स्ट्रेस, वही फोर्स, और ये वाला एरिया। सबका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है। और शियर स्ट्रेन ये होता है tan थीटा, दैट इज बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन L। और तीसरा आएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम गामा से बताते हैं। आइए, तो 3 तरह का लंबाई में होता है, वॉल्यूम में होता है, और उसकी शेप साइज थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इन सबके यूनिट डायमेंशन आपने चैप्टर नंबर 1 में निकाली है। तब नहीं समझा सकता था ये सब चीजें, पर आज तो समझा सकता हूं। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक और कॉपी के टॉप पे लिखना, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसे बताते हैं, 1/b होता है बल्क मॉडुलस। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सपोज कीजिए एक बलून यहां पर है, इसका वॉल्यूम v है, और ये पानी में जब जाता है तो ये हो जाता है ऐसा, ये पानी की हाइट है h, और आपसे बोलता है स्ट्रेस निकालो। पानी की डेंसिटी है रो। एक बलून है, एयर बलून, एक बार यहां था और एक बार मैं इसको नीचे ले आया हूं, तो मुझे बताना है इस मोमेंट पे स्ट्रेस एट द बॉटम। अब देखिए यहां पर इसमें कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर जब आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ वाटर का प्रेशर भी लगने लग गया।
तो स्ट्रेस कौन सा वाला देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वाटर वाला प्रेशर, या दोनों मिला करके? सिर्फ ये वाला, यही तो एक्स्ट्रा लग रहा है। इसको दबा कौन रहा है भाई? अगर ये दबा रहा होता तो ये तो वहां ही दब जाता, बट इसको दबा कौन रहा है? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली प्रेशर, और वाटर का प्रेशर अगर h हाइट में है तो लगता है h रो g। और अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, v डैश माइनस v अपॉन v। लेकिन मुझे पता है कि v डैश छोटा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो यहां क्या लगा दूंगा? नेगेटिव, यानी कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। मैंने ऑलरेडी लगा रखा था उसमें, याद है? कंप्रेसिव स्ट्रेस में माइनस लगा रखा था। अगला क्वेश्चन, ये देखना एग्जांपल है ये। दो मटेरियल है ए एंड बी, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन, क्वेश्चन लिखिए, फॉर टू मटेरियल्स, which is correct? Your options are YA is more than YB, YA is less than YB, YA is equals to YC। नहीं बताऊंगा। चलिए बताइए। अब आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है, जब भी कोई कर्व का क्वेश्चन आता है तो दो ही चीजें देखी जाती हैं, एक उसका स्लोप, दूसरा इसका एरिया। स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। जहां यंग मॉडुलस की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका ज्यादा होगा। स्लोप आपको दिख ही रहा है, ए का ज्यादा है, बी का कम है। हरिंग डालिए, हुक्स लॉ। इंपॉर्टेंट है ये लॉ, पूछा ही जाता है जनरली, इजी भी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है कि स्ट्रेस जो होता है अपॉन स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस होता है, ये कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल के लिए। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन हो गया, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही है हमारे पास हुक्स लॉ। और यहां ब्रैकेट में लिखते हैं अप टू द इलास्टिक लिमिट। क्या होता है बाद में बताएंगे, बाकी हुक्स लॉ की स्टेटमेंट में इतना लिखते हैं, अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। खत्म हो गया, लिख लो। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस according to the Hooke's law, the stress and strain are proportional to each other। ये भी सही है, stress is proportional to the strain या stress and strain proportional to each other up to the elastic limit, up to the elastic limit। thus up to the elastic limit, thus stress is proportional to strain। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो k लिख देना, k इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक है तो
तो बल्क मॉडुलस, और शियर है तो शियर मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो इसका मेन पार्ट है वो लिख लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बस यही एक चीज है जो थोड़ा सा समझना पड़ता है। ध्यान से बनाना। हाँ, और तो हो गया सब। जल्दी बोलो, थ्योरी थ्योरी है बस। ओके चलिए समझिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं। एक वायर है जिसको आप खींच रहे हैं, और आप है खली के अब्बा। आप में इतनी ताकत है कि ये वायर आप तोड़ भी सकते हैं। क्लियर? अब जब मैं खींच रहा हूं, जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट इसके बाद देखिए आप, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 1 मीटर बढ़ गया, मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया है, फिर से 2 मीटर बढ़ गया, फिर से लगाया है, फिर बढ़ गया, तो जितना मैं इसको बढ़ा रहा हूं उतना ही स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मेरे पास प्रोपोर्शनल लिमिट है। और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको, सपोज करो मैंने इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 1 मीटर इंक्रीमेंट हो गया, 2 न्यूटन का लगाया, 2 मीटर हो गया, 3 न्यूटन लगाया, 3 मीटर बढ़ गया, 4 न्यूटन लगाया, 4 मीटर बढ़ गया। इसके बाद में ये होगी हमारे पास पी पॉइंट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इसके बाद में मैंने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, लेकिन यह बढ़ गया 7 मीटर। मतलब मेरे को उतना फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा जितना ये बढ़ गया। ये देखिए, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन ज्यादा आ गया, पहले जितना स्ट्रेस था, अब क्या करा मैंने, स्ट्रेस फोर्स को सिर्फ इतना बढ़ाया है, जबकि देखिए स्ट्रेन कितना बढ़ गया मेरा, इतना सारा बढ़ गया है। समझ रहे हो? तो ये वो जगह है जहां पे ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि पी पॉइंट को ये पार कर जाता है। उसके बाद में मैं पहुंच गया ई पॉइंट तक, मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बढ़ गया 10 मीटर। अब इसके बाद में थोड़ा सा फोर्स, अब देखिए यहां देखिए मैंने कोई खास फोर्स नहीं लगाया, ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स है, बट स्ट्रेन अपने आप बढ़ा। और मैं यहां पर आकर के अब अपना फोर्स हटा लेता हूं। मैंने 3 न्यूटन पर जब था फोर्स लगाया, छोड़ा, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। 1 न्यूटन था, खींचा, छोड़ा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। 2 न्यूटन था, छोड़ा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। 3 न्यूटन छोड़ा, अपनी ओरिजिनल। 4, 5, 6 तक ये हुआ। अब जब मैं यहां पहुंचा हूं, मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ये 12 मीटर बढ़ चुका है, लेकिन जैसे ही ये फोर्स रिमूव कर रहा हूं, ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आया। ये कहां आ गया? यहां पर। ये मानिए कि जब 0 फोर्स था तो इसकी लेंथ 2 मीटर थी। 1 न्यूटन लगा करके 1 मीटर खींचा, छोड़ा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन 2 मीटर पे पहुंच गया। 5 न्यूटन पे खींचा, 7 मीटर खींचा, छोड़ा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया 2 मीटर पे। हर बार छोड़ रहा हूं 2 मीटर पे जा रहा है। लेकिन जब मैंने 8 न्यूटन पे छोड़ा तो ये 0 पे भी 2.5 मीटर का स्ट्रेन दिखा रहा है, यानी कि कुछ हद तक ये खिंचा रह गया, अपनी ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं पहुंचा। यानी कि अब ये जो खिंच गया है ये परमानेंट सेट हो गया। अब आप नहीं कर सकते इसको पुराना, अभी खिंच गया, आपने लूज इतना कर दिया है कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा। सी पर जब आप हटाते हो तो थोड़ा सा स्ट्रेन इसमें बचा रहता है, जो कि 1% से कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट होना।
ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हो और स्ट्रेन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब अब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 15 मीटर खिंच गया, 16 मीटर खिंच गया, फिर आपने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 18 मीटर खिंच गया, यहां तक पहुंच गए आप। देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस है, कितना है, इतना, जबकि स्ट्रेन देखिए कितना ज्यादा आ गया। अब डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपने स्ट्रेस लगाया ही नहीं और वो टूट गया, मतलब खिंचता गया। मैं आपको बताता हूं, आपने कभी ऐसा करा ही नहीं करा कि रस्सी में आप लटके, आपका दोस्त भी लट गया, फिर रस्सी अपने आप खिंचती जाती है और उसके बाद टूटती है। लटकते ही नहीं टूटती, पहले वो खिंचती है। तो डी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपने उस पर इतना डाल दिया कि अब ये टूटेगी, रोक नहीं सकते आप। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। आपने उसकी औकात से ज्यादा लाद दिया, लेकिन वो टूटती ऐसे नहीं कि आप लटक गए और टूट गई, नहीं, वो पहले खिंचती है उसी स्ट्रेन पे। देखिए डी से बी तक आपने कोई स्ट्रेन नहीं बढ़ाया, बट ये अपने आप स्ट्रेन लेती जा रही है। आप लटके हुए, रस्सी लंबी हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। आप ही तीन, आप क्या थे, पहले एक बंदा लटका था, दो लटके थे, तीन, तीन लटकने पे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। अब आप तीनों लटके रहिए, वो अपने आप खींचेगी और उसके बाद में टूटेगी, उसके बाद में आपकी हड्डियां भी टूटेंगी। तो ये होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर, ये पूरा मैंने लिख रखा है और आपको एक बार मैं 9:32 हो गया है, आप एक बार पढ़ लीजिए इसमें से, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर चुका हूं, तो आप उधर देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं, है ना, सामने देखिए आप, मैं पढ़ के सुनाता हूं एक एक करके। अच्छा, सी पॉइंट तक तो यह वापस अपनी जगह पे आ रही थी ना, तो इलास्टिक बिहेवियर है। सी के बाद ही अपनी जगह पर नहीं आएगी, इसको बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेस, नहीं शुरू से पढ़ता हूं इसमें, सामने देखिए। सपोज अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस एट द एंड्स so that its length increases from its natural value. A graph is plotted between the stress and the strain produced. From the graph we can see that in the region between O to P, when the strain is small, stress is proportional to stress. Stress is proportional to strain. And the curve is linear, hence Hooke's law is obeyed. Point P is called as proportionality limit. Slope of line OP gives Young's modulus Y of the material of the wire. ये तो हमने पढ़ा हुआ था. In the region P to E, stress and strain are not proportional, but the body still returns to its original dimensions when the load is removed. The point E in the curve is known as इलास्टिक लिमिट, जहां तक ये वापस पहुंच सकती है, इलास्टिक लिमिट, ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट, एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस आई है, स्ट्रेन आएगा, उसको हम बोलेंगे, अच्छा स्ट्रेस आएगा, वो यील्ड स्ट्रेस कहलाएगा ऑफ द मटेरियल। टिल पॉइंट ई इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एग्जिस्ट। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस रैपिडली। उतना स्ट्रेस नहीं लगाया बट फिर भी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गया है। डेटा भी देखते जाना इधर की तरफ। एट दिस स्टेज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, द वायर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, बट इट्स लेंथ इज परमानेंटली इंक्रीज्ड। द वायर इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट। ब्रैकेट में लिखा है, इफ एट पॉइंट सी स्ट्रेस इज डिक्रीज्ड slowly to zero, the wire does not retrace the path. ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया तो इस स्ट्रेस पे ये, इस पे नहीं, ये डायरेक्ट इस पे आएगा, इसने वो पाथ ही फॉलो नहीं करा। ऐसा नहीं कि आपने 10 के बाद में हटा दिया, 8 के बाद में हटा दिया तो 6 न्यूटन पे 10 मीटर की, 5 न्यूटन पे 7 मीटर की, 4 न्यूटन पे 5 मीटर की स्ट्रेन मिल रही हो, ये नहीं मिलेगा। आपने इसके बाद हटाया, आपने हटाया तो ऐसा नहीं कि ये वाला पाथ फॉलो करेगा, पाथ ये वाला फॉलो करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। डू नॉट रिट्रेस द पाथ CEPO, बट द स्टेट F थ्रू द डॉटेड पाथ CF, इसको फॉलो करता है।
Further increase in load beyond C produces a large increase in strain. That is the wire begins to be thin. और वायर धीरे 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 पतला हो जाएगा. At thin point, at point D, the stress becomes maximum and is called breaking stress, tensile stress, ultimate stress. ये इसी के नाम है. ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, टूट गई तेरी कुर्सी. टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस. नाउ इवन इफ द लोड इज डिक्रीज, आप लोड हटा भी लीजिए, द वायर गोज ऑन टू बी थिनर एंड फाइनली ब्रेक्स एट पॉइंट बी. इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट. अगर आप इसके बाद में उसको रोक नहीं सकते टूटने से, अगर जैसे उसमें से हमने भार हटा दिया, हाँ, तो भी टूट जाएगा. हाँ, आपने लगाई इतना दिया. अब ऐसा तो ना कि भाई आप 3 हो गए, 3 लटक गए, रस्सी खींचने लग गई, आप एक जना टूट भी जाएगा, रस्सी थोड़ा तो टूटेगी. लटक के देखना, नहीं मानो. फ्रॉम O to E the material shows elastic behavior and from E to B the material shows plastic behavior. तो हाँ यही तो है ना, यहां तक O to E, E तक है इलास्टिक, इसके बाद में प्लास्टिक. ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ वायर कैन टॉलरेट बिफोर ब्रेकिंग. क्लियर? इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि D एंड फ्रैक्चर पॉइंट B आर क्लोज, अगर D और B बहुत क्लोज हैं तो मतलब आप उसको खींच करके लंबा नहीं कर सकते. इज क्लोज एंड दीज मटीरियल सेड टू बी ब्रिटल. अगर कोई मटीरियल ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब खींच नहीं सकते आप उसको, तो D एंड B पॉइंट विल बी क्लोज ब्रिटल के लिए. और अगर D और B में डिस्टेंस ज्यादा है तो आप उसको खींच सकते हो, यानी कि वो कैसा है, डक्टाइल है. ठीक है, तो यहां तक है. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी. इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बाकी आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं. मैंने न्यूमेरिकल कराया नहीं क्योंकि मुझे कोई खास न्यूमेरिकल मिले नहीं है. वो ये फॉर्मूला रखो, वैल्यू निकालो, ऐसे न्यूमेरिकल मैं कराता ही नहीं हूं. मेरे को मजा भी नहीं आता ना, मेरे को कुछ नहीं लगता है. बस कर लेना, आपको मिल जाएंगे. बट वो एक मेरे को बलून वाला मिला था, उसका मैंने पॉइंट आपको बता दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप इसके डाउट भी सॉल्व कर लेंगे हम, अगर टाइम बचा, और ये भी कर देंगे. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसकी जिंदगी में. फ्लूइड वाला पढ़ेंगे, फ्लूइड वाले में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा हमें. पूरा चैप्टर है वो, बड़ा भी है साला.